हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम देख रहे हैं, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था यानी गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो टॉपिक है बजट के अवयव तथा वर्गीकरण यानी कॉम्पोजिशन ऑफ बजट एंड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बजट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यानी बजट के मूल रूप से कौन कौन सी चीजें हैं जो मिलकर बजट को बनाती हैं, कौन कौन से उसके फिर वर्गीकरण किए गए हैं, क्या पूंजीगत व्यय है, क्या राजस्व व्यय है, राजस्व बजट और पूंजीगत व्यय में क्या, बजट में क्या अंतर है। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें आपकी परीक्षाओं के लिए आज इस कंप्लीट सेशन में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यानी आपको यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से, आपकी सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। कहां? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज का ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब देखिए, बजट के अवयव जो है, कंपोनेंट्स जो है या तत्व जो है, यानी क्या क्या चीजें बजट का मुख्य रूप से उसका पार्ट बनती हैं, आज हमको ये समझ के चलना है कि बजट किन किन चीजों से बनाया जाता है। जब मैं आपको बजट के मुख्य रूप से उसका इंट्रोडक्शन या परिचय बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि पूरे चैप्टर में आपको 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखनी है। एक मैंने आपको बताया था प्राप्ति, एक मैंने आपको बताया था व्यय, और एक मैंने आपको बताया था अनुमान, एंटिसिपेशन। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जरूर आप देख लीजिएगा। हाउएवर इस सेशन में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो कंफ्यूजन हो। कुछ चीजें मैं शॉर्ट में बताता चलूंगा। तो प्राप्ति, व्यय और अनुमान, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को मिलाकर आप बजट की संकल्पना कर सकते हैं। यानी जब आप कोई भी बजट बनाने का प्रयास करते हैं तो एक तो आप ये देखते हैं कि आपको कहां से पैसा मिलने वाला है, दूसरा आप कितना खर्च करने वाले हैं, कहां खर्च करने वाले हैं, और इसका आप एंटिसिपेशन या अनुमान लगाते हैं कि शायद यहां से पैसा और यहां मैं खर्च करूं। ठीक, अब जाहिर सी बात है इस प्राप्ति और व्यय के भी कुछ डिविजन्स होते हैं, कुछ इसके आप कह सकते हैं इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं। प्राप्तियां भी कई तरह की होती हैं और व्यय भी कई तरीके के होते हैं। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण के थ्रू पहले समझाने का प्रयास करता हूं, फिर आप उसको सरकारी बजट पर इंप्लीमेंट करके बड़े आसान से जितने ये, क्योंकि देखिए राजस्व बजट, पूंजी बजट, ये इसका अवयव है। राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, इसमें आगे और क्लासिफिकेशन आपको प्राप्ति और भुगतान का अलग अलग दिखाई देगा। तो इसके पहले की टेक्निकल चीजें हम समझे, हम आपको कुछ एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं जिससे आप बहुत आसानी से रिलेट कर लेंगे। तो मैं आपको यहां पर आपका ही उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका नाम जो भी है, लेट सपोज आपका नाम ए है, ठीक है, या कोई पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, ये मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, और इनको क्या बनाना है, इनको बजट बनाना है। अब ध्यान से समझिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इनको एक बजट बनाना है। अब इनको 2 चीजें करनी होंगी। एक तो इनको कहां कहां से पैसा मिलेगा, एक ये इसका डिटेल निकालेंगे, दूसरा ये अपने पैसे को कहां कहां खर्च करने वाले हैं उसका डिटेल निकालेंगे। तो एक वो निकालेंगे कि हमको कहां से प्राप्ति या मान लीजिए रिसिप्ट मिलने वाला है बजट का, और एक वो निकालेंगे कि उनको कहां कहां व्यय करना है या एक्सपेंडिचर करना है। ठीक, ठीक, चलिए ये आ गया मामला। अब देखिए, अब होगा ये कि उनको इन चीजों का एक अनुमान बताना है। मिस्टर ए जो है, ये जो बजट बना रहे हैं, उनको एक अनुमान या एंटिसिपेशन लगाना है कि यहां से पैसा आएगा। तो मान लीजिए इनकी सबसे पहले इनका खर्च देख लेते हैं। तो इनको ये लगा कि हमें जो है अपने क्या करना है, घर का किराया देना है, ठीक है, जिसको रेंट कहेंगे, ठीक है। इन्होंने लिख लिया इसको 5000। गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा है, ठीक, 1000। फिर इनको लग रहा है घर खर्च, जो भी घर के खर्चे हैं, नमक, तेल, मसाला, आटा, ठीक, इसको उन्होंने रख लिया 10,000, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि हमें एक कार खरीदनी है, या लेट सपोज, चलिए तो बड़ी पूंजी हो गई, इनको लेट सपोज क्या करना है, एक रिंग खरीदनी है, अंगूठी मान लीजिए, एक रिंग खरीदनी है 10,000 की, ठीक। इसके अलावा इनको क्या करना है, कोई इन्होंने ऋण लिया था
उसका भुगतान करना है। मान लीजिए वो ऋण ज्यादा नहीं 5,000 का था, ठीक, ये इनका पूरा खर्चा आ गया इस महीने का। इन्होंने सोच लिया मुझे किराया 5,000 देना है, पेट्रोल का पैसा 1,000 लगेगा, घर खर्च में 10,000 रुपए लगेंगे, एक उनको नई अंगूठी या रिंग लेनी है 10,000 की, एक उनको उन्होंने कहीं से लोन लिया हुआ था उसको चुका देना है। आ गई बात समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है कि अब इसको इनको पूरा खर्चा जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है 10, 5, 15, एक 16,000, 16, 10, 26 और 26, 5, लेट सपोज 31,000। ध्यान से समझिएगा। आप सोच रहे होंगे सर आप तो बजट के कंपोनेंट पढ़ा रहे हैं, ये मैं कंपोनेंट ही बता रहा हूं, अभी बहुत आराम से आप समझ जाएंगे कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं। अब आते हैं कि इनको पैसा कहां से मिलने वाला है। तो इनको पता चला कि इनको इनकी जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, ये कुल मिलाकर है 26,000, ठीक, 26,000 इनको तनख्वाह मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो है इनको अच्छा, ये खर्चा 31,000 का करना है, 31,000 का करना है। तो ये जो 31,000 का खर्चा करना है, इसके लिए अभी भी इनको कितना कम पड़ रहा है, 5,000 रुपए की कमी पड़ रही है, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, एक घड़ी थी इनके पास, इस घड़ी को बेचेंगे ये। इन्होंने कहा कि एक घड़ी है मैं उसको बेच दूंगा। घड़ी बेचने पर मिल रहा है 2,000, ठीक। इसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद भी मेरा भी 3,000 कम पड़ रहा है, तो मैं उसको फिर एक लोन ले लूंगा, एक लोन चुका रहा हूं, दूसरा लोन ले लूंगा 3,000 रुपए का। अब ध्यान से समझिए, ये कुल मिलाकर इस मिस्टर ए का बजट है, और फिर ये इनके पास पैसा आ जाएगा 31,000। तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये जो 31,000 का मेरा खर्च है, इसको पूरा करने के लिए 31,000 रुपए में इस तरह से जुटा लूंगा। अब ध्यान से समझिए, इस पूरे कंसेप्ट से आपको बजट की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सरकार भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब आइए जरा जो ये खर्चे हैं और जो इनको इनकम प्राप्त हो रही है उसका थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं प्राप्ति के तरफ। प्राप्ति के तरफ ऐसे पैसे को देखिए जो ये मिस्टर ए का अधिकार है, यानी ऐसा पैसा जो मिस्टर ए को बिना किसी समस्या का मिल जाएगा। समस्या यानी ना उनको कोई देनदारी बढ़ानी पड़ेगी, कोई लायबिलिटी ना तो बढ़ानी पड़ेगी, और ना इनको कोई अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइदर ही हैव टू सेंड एनी असेट, सेल एनी एसेट, नॉर ही हैज टू इंक्रीज एनी लायबिलिटी। यानी ना तो कोई देनदारी बढ़े और ना कोई संपत्ति घटे। ऐसी कौन सी इनकम है, ये वाली इनकम है, ठीक। इस इनकम के सामने आप रख लीजिए रेवेन्यू, ठीक, आर लगा लीजिए, ऐसी इनकम के सामने आर लग जाएगा। अच्छा, अब आते हैं, अच्छा बाकी ये दोनों जो है ये क्या है, घड़ी बेच रहे हैं, यानी इनका कोई ना कोई संपत्ति घट रहा है। ध्यान से समझिए, कोई ना कोई संपत्ति क्या हो रही है, घट रही है। उससे जो पैसा आएगा इसको सी लगा लीजिए। फिर यहां ऋण लेके वो पैसा ले आ रहे हैं। ऋण लेके पैसे का मतलब ये हो गया कि अपनी देनदारी या लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। भाई आप लोन लेते हैं तो क्या करते हैं, एक लायबिलिटी बढ़ाते हैं ना, कुछ दिन बाद आपको वापस करना होता है। तो लायबिलिटी बढ़ा के जो पैसा ले आ रहे हैं, इसके सामने भी सी रख लीजिए। इस आर का मतलब होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, और इस सी का मतलब होता है कैपिटल रिसिप्ट। क्या मतलब है अभी समझ लेंगे, समझ ही लीजिए। सी का मतलब कैपिटल यानी पूंजीगत, ऐसा पैसा यानी ऐसी प्राप्ति जो कोई असेट घटा के, कोई संपत्ति घटा के या कोई देनदारी बढ़ा के लाया जाता है, वो वाला कहलाता है पूंजीगत प्राप्ति या कैपिटल रिसिप्ट। और ऐसा पैसा जो न तो कोई संपत्ति घटाए, न कोई नया कह सकते हैं कि देनदारी बढ़ाए, जो आपका प्योर इनकम हो, वो है राजस्व प्राप्ति या जिसको कहते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक। ये हो गया, ये प्राप्ति वाला मामला हो गया। इसी तरह सरकार के भी साथ होता है, समझेंगे अभी। अब आइए इनके खर्चे के तरफ। इनके खर्चे में दो चीजें आपको दिखाई देंगी, एक तो तीन चीजें आपको दिखाई देंगी बेसिकली। एक ये दिखाई देगा कि एक ऐसा खर्चा है, ठीक है, एक ऐसा खर्चा है जो बिल्कुल डे टू डे का खर्चा है, जिन खर्चे से इनको कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन जीने के लिए वो खर्चा करना पड़ेगा बस। मतलब ऐसा खर्चा जिससे ना कोई नई संपत्ति बन रही हो, ना कोई देनदारी घट रही हो, बस ये है कि जीवन यापन करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। जैसे ये किराया, जैसे ये पेट्रोल, जैसे ये घर का खर्चा, ये ऐसे खर्चे हैं जो आपको बस डेली तौर पर करने पड़ते हैं। इन खर्चों से कोई नया लाभ नहीं होता, कोई नई परिसंपत्ति नहीं जुड़ती है, किसी तरह का नया जो है आप कह सकते हैं कि जो देनदारी है कोई अगर आपके ऊपर बोझ है वो हल्का नहीं होता। ऐसे किसी भी खर्चे को कहा जाता है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक, आर ले लीजिए, जिसको कहा जाता है क्या, राजस्व व्यय। जैसे यहां राजस्व प्राप्ति थी वो अच्छी मानी जाती है क्योंकि आपका प्योर इनकम होता है, लेकिन व्यय राजस्व वाला अच्छा नहीं माना जाता।
खैर एक ही आपने, अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा, आप बस समझते चलिए। तो ये तीनों ऐसे खर्चे हैं जिन खर्चों को किराया देना है उनको हर महीने देना ही देना है, पेट्रोल का खर्चा हर महीने लग ही रहा है, घर का खर्चा हर महीने लग रहा है, इससे कोई नई संपत्ति नहीं बन रही। लेकिन अब आइए वापस, ये वहां से एक अंगूठी खरीदेंगे तो इससे क्या हो रहा है, इनको एक नया असेट, नई संपत्ति मिल रही है, ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, पूंजीगत व्यय अभी और डिटेल में देखेंगे। ये ऋण का भुगतान कर रहे हैं, इन्होंने कहीं से कर्जा लिया था, जब कर्जा लिया होगा तब उनके ऊपर एक बर्डन बना होगा, एक देनदारी या लायबिलिटी बनी होगी। लेकिन अगर वो लायबिलिटी चुका रहे हैं तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय कहलाएगा। अगर आप डेफिनेशन वाइज चलना चाहें तो ऐसा व्यय या खर्चा जिससे ना कोई संपत्ति बढ़ती है ना कोई देनदारी घटती है, वो व्यय जो होता है वो ऊपर का राजस्व व्यय कहलाता है। ये जो ऊपर वाले तीन खर्चे थे, ठीक है, वो सारे क्या थे, राजस्व व्यय थे। लेकिन ऐसा खर्चा जिससे कोई ना कोई नई संपत्ति बने या कोई देनदारी का भुगतान हो जाए, कम हो जाए देनदारी, उसको पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये सारे नाम आपको आगे आने वाले हैं, अभी आप समझ लीजिए। ठीक, अब ये देखिए मैंने एक अच्छा यही सेम चीज यहां है, ऐसा पैसा जिससे कोई नया संपत्ति न घटे और कोई देनदारी न बढ़े, इजीली वो पैसा आपको मिल जाए, आपके हक का पैसा, तो उसको कहते हैं राजस्व प्राप्ति। प्राप्ति राजस्व वाली अच्छी होती है और व्यय पूंजी वाली अच्छी होती है। ठीक, और ऐसा पैसा जो आप कोई संपत्ति घटा के या कोई नई देनदारी बढ़ा के लाते हैं वो होती है पूंजीगत प्राप्ति। ठीक, या कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये हमने मिस्टर ए के माध्यम से एक खाका तैयार किया, एक बजट का छोटा सा प्रारूप देखा। ठीक यही चीज स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के साथ भी होता है। गवर्नमेंट जब ऐसी जगह से पैसा ले आती है जो उसका प्योर इनकम होता है, जिसके लिए उसको कोई संपत्ति नहीं बेचनी पड़ती, जिसके लिए उसको किसी तरीके के नए कर्जे नहीं लेने पड़ते, तो वो उसका राजस्व प्राप्ति कहलाता है। जब कोई संपत्ति बेच के या वो नया कर्जा लेकर बजट ले आती है, पैसा ले आती है, तो वो पूंजीगत प्राप्ति होता है। मैं उसका भी एग्जांपल आपको बताऊंगा अभी। और इसी तरह गवर्नमेंट कुछ ऐसे खर्चे करती है जो उसके सरकारी खर्चे होते हैं, उसके ऑफिस का खर्चा, उसके बिजली का खर्चा, उसके पेट्रोल का खर्चा, सैलरी बांटने वाला खर्चा, जिससे कोई नई संपत्ति नहीं बनती, कोई नई देनदारी घटती नहीं है, उसको हम पूंजीगत राजस्व व्यय कहते हैं। और जब सरकार कुछ नई संपत्ति बनाती है, कोई लोन वापस चुका देती है, इस तरह के खर्चे जब सरकार करती है तो पूंजीगत व्यय कहलाता है। तो मैंने ये मिस्टर ए का उदाहरण आपको सिर्फ वो अंतर बताने के लिए बताया कि राजस्व प्राप्ति क्या है, पूंजीगत प्राप्ति क्या है और किस तरह बजट को बैलेंस किया जाता है। ठीक, आ रही बात समझ में? इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम चलेंगे उस तत्वों के तरफ, ये जो नाम मैंने आपको लिए हैं, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। अब देखिए, ये राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, इसको कहा जाता है राजस्व बजट। ठीक, अभी आगे देखने वाले हैं आप। तो ये राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय वाले को जब लेके चलते हैं तो ये राजस्व बजट हो जाता है, और पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय वाले को जब हम एक साथ लेके चलते हैं तो वो पूंजीगत बजट या कैपिटल बजट कहलाता है। तो आइए इसी के साथ हम इन कंसेप्ट को समझते हैं। अब आप जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको सुना सुना लगेगा, सूना सूना नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो बजट के अगर आप अवयव देखें तो राजस्व बजट और पूंजी बजट दो तरह के बजट होते हैं, जो मैंने भी आपको बताया। एक होता है राजस्व प्राप्ति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी के शब्द आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है रेवेन्यू, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में या अक्सर न्यूज़पेपर्स में, टीवी में आप इनके जो है अंग्रेजी शब्द सुनने के लिए आपको मिलते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एज अर्थशास्त्र के स्टूडेंट आपको सब आना चाहिए। अक्सर देखिए, आप टीवी में जीडीपी बोल देता है, कोई सकल घरेलू उत्पाद नहीं बोलता है, अक्सर फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है, राजकोषीय घाटा नहीं बोला जाता, तो आपको पता होना चाहिए। तो यह है रेवेन्यू रिसिप्ट, और यह है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति क्या है? ऐसी प्राप्तियां जिनसे सरकार की ना कोई संपत्ति घटती है ना कोई देनदारी बढ़ती है, प्योर इनकम। कैसे, अभी बताऊंगा, टैक्स के माध्यम से और माध्यम से, वो राजस्व प्राप्ति है। राजस्व व्यय क्या है? ऐसा व्यय जिससे सरकार का ना तो कोई नई संपत्ति बने ना कोई नई देनदारी घटे, यानी नाइदर क्रिएट्स द असेट नॉट डिक्रीज द लायबिलिटी, उसको हम कहते हैं राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आ जाते हैं पूंजी बजट की तरफ। तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं? तो इसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, इसमें क्या होगा? या तो कोई संपत्ति घटेगी या कोई देनदारी बढ़ेगी।
आइदर डिक्रीजेस द असेट्स और इंक्रीजेस द लाइबिलिटी, तो उनको कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। और ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? या तो कोई नई परिसंपत्ति बनाई जाएगी या कोई देनदारी घटा दी जाएगी लोन वोन वापस चुका के। सो आइदर डिक्रीजेस द लायबिलिटी और इंक्रीजेस द असेट। तो व्यय के संदर्भ में यह सबसे अच्छा माना जाता है और आय के संदर्भ में यह अच्छा माना जाता है। राजस्व प्राप्ति अच्छी मानी जाती है और राजस्व व्यय को अच्छा माना जाता है। बाकी ये दोनों सरकार के लिए एक बर्डन ही होते हैं, क्योंकि ये व्यय ऐसा है जो नॉर्मल खर्चे हैं और ये प्राप्ति ऐसी है जिससे सरकार पर बर्डन आता है। ठीक है, इतना बेसिक आपको समझ में आ रहा है तत्वों के माध्यम से। आइए बजट को थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूसरा आ गया बजट का अब क्लासिफिकेशन, थोड़ा या कंपोनेंट में इसको रख सकते हैं आप। अब प्राप्ति और भुगतान के माध्यम से अलग अलग करके देखते हैं। अब राजस्व बजट प्राप्ति में दो तरह की प्राप्तियां हैं, एक राजस्व प्राप्ति, एक पूंजीगत प्राप्ति। तो देखिए आप प्राप्ति की तरफ आ जाइए, तो ये जो तनख्वाह मिली थी उनको, ऐसी प्राप्ति थी जिनसे कोई उनको नया जो हम कह सकते हैं कि देनदारी नहीं बढ़ानी पड़ी थी और ना कोई उनके संपत्ति में कमी आई थी। ऐसी प्राप्ति को हमने क्या रखा था? राजस्व प्राप्ति में रखा था। और ऐसी प्राप्ति जो कुछ बेच के या लोन लेके ले आ रहे थे वो पूंजीगत प्राप्ति था। इसी तरह सरकार की भी ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो सरकार की शुद्ध इनकम होती हैं, जिसके लिए सरकार को कोई संपत्ति बेचनी नहीं पड़ती और न ही सरकार को किसी तरीके की देनदारी बढ़ानी पड़ती है। जब ऐसा पैसा सरकार को मिलता है तो उसको राजस्व प्राप्ति कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे कौन से पैसे हैं? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और जो पूरे बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आता है कर यानी टैक्स। हालांकि इसके दो भाग हैं, कर और गैर कर। अब क्या मतलब है उसका, देखिए आगे उसको डिटेल में देखेंगे। कर मतलब टैक्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट को सबसे प्रमुख रूप से जो उसके आय का स्रोत है, सरकार की जो पूरा कंसेप्ट चलता है कि सरकार कैसे चलेगी देश की, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्स। सरकार अपने लोगों से, अपने जनता से एक टैक्स वसूलती है। वो टैक्स कई प्रकार के हैं जिनकी आगे और हम चर्चा करने वाले हैं। उन टैक्स के माध्यम से सरकार की इनकम होती है और उस इनकम को सरकार की राजस्व प्राप्ति कहा जाता है, क्योंकि वो सरकार के अधिकार का पैसा है। उसके लिए सरकार को ना कोई संपत्ति बेचनी पड़ती है, ना कहीं हाथ फैला के कर्जा मांगना पड़ता है। कर के अलावा, अच्छा ये टैक्स भी दो तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उसको भी देखेंगे। प्रत्यक्ष कर यानी कि जैसे एग्जाम्पल में आप इनकम टैक्स या आयकर रख सकते हैं, अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी रख सकते हैं। गैर कर के माध्यम से आप समझ सकते हैं जो कि उसकी राजस्व प्राप्ति है लेकिन टैक्स का पैसा नहीं है। कहां से आएगा? फीस, फाइन, चालान, स्टैंप ड्यूटी, इस तरह के जो सरकार आपसे पैसे वसूलती है। जैसे मान लीजिए सरकार की कोई संस्था है, वहां फीस लग रही है ना। इसके अलावा सरकार, आपने कोई गलती की, चालान भरा, फाइन लगा दिया सरकार ने आपको। सरकार किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपसे शुल्क वसूल रही है, जैसे आप सरकार के म्यूजियम में जाइए, वहां पे आपको शुल्क देना पड़ रहा है। तो इस तरह के जो पैसे सरकार, आप जब जमीन खरीदते हैं जो स्टैंप ड्यूटी लगती है, इस तरह के जो पैसे सरकार के पास आ रहे हैं। इसके अलावा सरकार लाइसेंस बांटती है कि कई चीजों का, जैसे मान लीजिए कि जो आप टेलीकम्युनिकेशन, ये जियो, एयरटेल जितना देख रहे हैं, इसका स्पेक्ट्रम होता है कि ठीक है आपको अलाउ किया जा रहा है कि आप ये मोबाइल कंपनियां चला सकते हैं। ये जो लाइसेंस दिया जाता है इसके लिए सरकार को पैसा मिलता है। तो ये पैसा भी सरकार का प्योर इनकम है, तो वो भी राजस्व है, पर गैर कर राजस्व है और एक कर वाला राजस्व। तो प्राप्ति में जो सबसे पहली प्राप्ति है वो कर वाली और गैर कर वाली है, ठीक। यानी सरकार का, इसको आप सरकार का प्योर इनकम और सबसे फायदे वाला इनकम कह सकते हैं। अब सरकार को जो दूसरा पैसा मिलता है वो मिलता है पूंजीगत प्राप्तियों से। इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक ऋण और एक गैर ऋण। देखिए पहली बात तो वो ये ऐसा पैसा होता है जो सरकार के लिए बर्डन बनता है। क्यों? या तो इसमें कोई देनदारी बढ़ती है, लायबिलिटी, जैसे अगर वो मान लीजिए कि लोन ले लेगी तो उसके ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी, या ये संपत्ति घटाती है। अब आप कहेंगे सर संपत्ति घटाती कैसे है? जैसे यहां पर क्या हुआ था, इन्होंने अपनी घड़ी बेच दी थी, ऐसे ही सरकार भी कुछ बेचता है। क्या बेचती है? सरकार की अपनी कंपनी है, उसमें हिस्सेदारी बेच देगी। सरकार के पास कोई मान लीजिए लेट सपोज सरकार ने कहीं लोन दिया हुआ था, वो उसकी संपत्ति थी क्योंकि वहां से ब्याज कमा रही थी, सरकार वो लोन अपना वापस ले लेगी, रिकॉल ऑफ लोन कर लेगी कि नहीं नहीं हमारा लोन वापस दे दो। सरकार की कोई अपनी कंपनी है उसको बेचेगी, किसी कंपनी में हिस्सेदारी या शेयर होल्डिंग्स है उसको बेच देगी। तो अपनी संपत्ति, सरकार की कोई जमीन होगी उसको प्राइवेट कर देगी। अपनी संपत्ति को जब सरकार बेच देती है या वापस ले लेती है तो वो गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति है, और अगर लोन लेकर आ रही है तो वो ऋण पूंजीगत प्राप्ति है। या सरकार को कहीं से अनुदान भी मिल जाता है तो वो भी इसमें आ जाता है।
ऋण सरकार कई जगह से ले सकती है, जैसे वो रिजर्व बैंक से ले सकती है, पब्लिक से ले सकती है, वो जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें कि जैसे विश्व बैंक, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहा जाता है उससे ले सकती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उससे ले सकती है ना, जो भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है। तो जिस भी अंतरराष्ट्रीय संगठनों से ये लोन लेगी वो सारा का सारा ऋणात्मक पूंजीगत प्राप्ति होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। आगे जब मैं आपको राजकोषीय घाटा आप समझेंगे तो इसमें ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि राजकोषीय घाटा निकालते समय इस ऋण को निकाल दिया जाता है, ऋण के बराबर ही राजकोषीय घाटा आता है। तो ये जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं ये ऐसी प्राप्तियां हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं या तो उसके संपत्ति को घटाती हैं या उसके लिए एक देनदारी या लायबिलिटी को बढ़ाती हैं। तो आई होप कि आपको प्राप्ति समझ में आ गया होगा कि सरकार को प्राप्ति कैसे हो रही है। अब आते हैं जरा भुगतान या व्यय की तरफ। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी दो तरह के भुगतान या व्यय हैं। एक होता है राजस्व भुगतान, जिसकी चर्चा मैंने पहले की, यानी ऐसा भुगतान जिससे न तो सरकार के कोई नई संपत्ति बने और न सरकार की कोई देनदारी घटे, नाइदर क्रिएट असेट नॉट डिक्रीज लायबिलिटी। इस स्थिति को कहते हैं राजस्व भुगतान या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा पूंजीगत भुगतान है, यानी सरकार को या तो कुछ ना कुछ संपत्ति बढ़ेगी, जैसे सरकार कोई पुल बनाएगी, सड़क बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, स्कूल बनाएगी, नए मशीनरी और इक्विपमेंट्स खरीदेगी, सरकार एक बड़े बड़े स्टार्टअप्स की शुरुआत करेगी खुद के माध्यम से। तो अगर कोई नई संपत्ति बनाए या कोई देनदारी घटा दे, मान लीजिए सरकार ने कहीं से लोन लिया था, वो लोन वापस चुका रही है सरकार, ये अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, लोन पर लगने वाला जो ब्याज होता है, अगर ब्याज चुकाती है तो वो राजस्व भुगतान होता है। क्योंकि आप कहेंगे सर ब्याज चुकाना भी तो अपना देनदारी चुकाना है, नहीं नहीं, ब्याज चुकाने से कोई लायबिलिटी घटती नहीं है, लोन तो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है ना। तो अगर आप लोन वापस करें तब वो पूंजीगत भुगतान होता है, ब्याज वापस करें तो वो राजस्व भुगतान होता है। ठीक है, आगे इसकी चर्चा और करेंगे। मैंने आपको एक क्रक्स में ये तत्व समझाने का प्रयास किया कि राजस्व प्राप्ति में ये क्या हिस्से हैं, पूंजीगत प्राप्ति क्या है, राजस्व भुगतान क्या है, पूंजीगत भुगतान क्या है, और फिर वो बात बता रहा हूं कि प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति अच्छी होती है और भुगतान में पूंजीगत भुगतान अच्छा होता है। क्योंकि राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्ति जो सरकार की प्योर इनकम है, सरकार का कोई संपत्ति नहीं घटेगी, कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, और ये पूंजीगत भुगतान ऐसा है कि जो सरकार की कोई ना कोई लायबिलिटी को घटा देगी और कोई ना कोई संपत्ति को बढ़ा देगी। ठीक, आइए इसके आगे चर्चा करते हैं इसमें। अब देखिए, अब एक एक करके सारी चीजों को डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। तो सार्वजनिक प्राप्तियों को बजट प्राप्ति कहा जाता है और दो भागों में बांटा जाता है, एक राजस्व प्राप्ति और एक पूंजीगत प्राप्ति। इसकी चर्चा हमने की, अंग्रेजी शब्द इसको ध्यान रखेंगे। वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट, वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक को हम रेवेन्यू रिसिप्ट और एक को कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इन प्राप्तियों को जैसा मैं आपको समझा रहा था समझ लीजिए। राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति यानी एक लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, फिर लिख दे रहा हूं जो बार बार मैंने बोला है आपको, क्या ना संपत्ति घटेगी, ये लाइन आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स में आपको काम आएगी। ना कोई संपत्ति घटेगी यानी नाइदर डिक्रीजेस द असेट, ना देनदारी बढ़ेगी, ना देनदारी बढ़ेगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस प्राप्ति में भी दो भाग हैं, एक होता है इसमें कर राजस्व जो मैंने चर्चा किया था, कर में एक है प्रत्यक्ष कर, एक है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर क्या है सेशन में आगे देखेंगे। ऐसा कर जिस पे जो लगाया जाए उसी को भरना पड़े वो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स, यानी कि बर्डन ऑफ टैक्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और एक अप्रत्यक्ष कर है यानी लगाया किसी पे जाएगा, वसूल करेगा कोई और भरेगा कोई, जैसे जीएसटी और सेल्स टैक्स। तो ये कर राजस्व, यहां से पैसा सरकार को आता है। गैर कर राजस्व में जैसे सरकार को, अगर सरकार ने कोई लोन दिया है और उस पर सरकार को ब्याज मिल रहा है वो, सरकार ने कोई शुल्क या फीस लगाई है कहीं वो, सरकार ने कोई अर्थदंड या जुर्माना लगाया है, मान लीजिए फाइन लगाती है सरकार, वो पैसा सरकार के पास आता है, चालान का पैसा, ये सारी चीजें वो। सरकार ने किसी नई कंपनी को चालू करने के लिए लाइसेंस किसी को दिया हुआ है तो लाइसेंस के बदले उसको पैसा मिलता है, मैंने एग्जांपल दिया टेलीकॉम का स्पेक्ट्रम होता है, नीलामी होती है, ये सारी चीजें आती हैं। संपत्ति का राज्याधिकार, मान लीजिए संपत्ति का कोई अधिकार सरकार को खुद मिल जाए। विशेष निर्धारण, सरकार कोई खुद निर्धारित करती है, कोई फीस या कोई इस तरह का बेस जजमेंट असेसमेंट करके सरकार पैसा, यानी टैक्स के अलावा सरकार के जो भी अधिकार होंगे पैसा लेने के, ये सारे गैर कर राजस्व में सरकार के आएंगे। पूंजीगत प्राप्ति में सरकार दो तरह का काम करती है, एक तो या तो ऋण ले लेगी,
ऋण के माध्यम से मैंने आपको बताया वो ऋण कहां से ले सकती है, रिजर्व बैंक से, जनरल पब्लिक से, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से, कहीं से ऋण ले सकती है। या सरकार ऋण की पुनर्वसूली कर ले। अब आप कहेंगे सर ये पूंजीगत प्राप्ति क्यों है, इसमें तो कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, सरकार का अपना पैसा था वापस ले लिया। इसमें दिक्कत ये होती है कि सरकार जब ऋण किसी को दी होती है तो वो ऋण उसके लिए एक असेट होता है, क्योंकि वहां से वो ब्याज कमा रही होती है। जब उसको पुनर्वसूली कर लेगी तो यहां क्या हो जाएगा, ब्याज की उसकी संपत्ति की कमी हो जाएगी। और पूंजीगत प्राप्ति में 2 लाइन क्या याद रखना है, या तो देनदारी बढ़ेगी, लायबिलिटी, देनदारी यानी लायबिलिटी बढ़ेगी, या संपत्ति घटेगी, संपत्ति घटेगी। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऋणों की पुनर्वसूली और कुछ अन्य प्राप्तियां, तो ये कुछ भी बेच के, वो अन्य प्राप्तियों मतलब सरकार कोई संपत्ति बेच दे, किसी कंपनी में अपने शेयर को बेच दे, कोई जमीन बेच दे, ये सारी चीजें। तो ये राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति की पूरी कहानी है। ये प्राप्तियों के विषय में सरकार को मिलने वाले पैसों का लेखा जोखा है, तो ये अपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं, आप डिफिनेशन वाइज थोड़ा हर चीजों को समझ लेते हैं। आपको आंसर राइटिंग के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रैक्टिकली आपको चीजें बताई। तो जब ऐसी प्राप्तियां जिनमें ना असेट यानी कि संपत्ति में कमी आए, ना देनदारी या लायबिलिटी में बढ़ोतरी आए, उसे राजस्व प्राप्ति कहते हैं। तो वही चीज जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो ऐसी चीजें जो कोई असेट में कमी ना करे, लायबिलिटी ना इंक्रीज करे, वो राजस्व प्राप्तियां हैं। राजस्व या आगम प्राप्ति, इसको आगम प्राप्ति भी कहते हैं, रेवेन्यू को आगम कहा जाता है। आगम प्राप्ति में सरकार को कर राजस्व और गैर कर राजस्व मदों से प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जाता है। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामिनेशन में अगर आगम प्राप्ति पूछ दिया, राजस्व प्राप्ति पूछ दिया, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये डेफिनेशन को आप ध्यान रखें, कर और गैर कर चीजें इसमें आएंगी। अन्य शब्दों में राजस्व प्राप्ति के 2 भाग हैं, कर राजस्व यानी कि टैक्स, और इसी से संबंधित जो नीति होती है वो करारोपण होती है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी टैक्स लगाए जाते हैं, करारोपण, टैक्सेशन जिसको कहते हैं, ठीक। और गैर कर यानी कि नॉन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो राजस्व प्राप्ति के ये 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। मैं बार बार चीजों को रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल एक बार में चीजें बैठ जाए। कर राजस्व क्या है, सरकार की आय के स्रोत में कर प्रमुख स्रोत है। सरकार जनहित और लोक कल्याण के कार्यों के लिए समाज अथवा जनता पर कर लगाती है। इस प्रोसेस को करारोपण कहते हैं, टैक्सेशन कहते हैं, या आरोपित करती है, ऐसे ही इसे ही करारोपण कहते हैं। कर के 2 भाग हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर को अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस, और यह है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 प्रकार के आपको टैक्स और कर देखने के लिए मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष कर उसको कहते हैं जिसमें कर देता और कर भार एक ही व्यक्ति पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है टैक्स पेयर, ठीक है, और एक होता है कि जिस पर टैक्स का बर्डन आ रहा है। तो जिस पर टैक्स का बर्डन आए, जो कर का भार वहन करने वाला है, उसे ही टैक्स देना पड़े, तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे इनकम टैक्स आप ले लीजिए, आयकर। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए सरकार ने आपके ऊपर, ये कोई पर्सन है मिस्टर ए, इनके ऊपर कोई टैक्स लगाया। अब ये आयकर जो इनके इनकम या आय पर लग रहा टैक्स है, ये किसी और को नहीं ट्रांसफर कर सकते, ये इसका बर्डन इनको ही पे करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी टैक्स होता है क्या कि किसी और पर बर्डन दे दें? बिल्कुल। जैसे अगर आप ये पेन खरीदने जाएं तो इस पेन पर कोई जीएसटी लगेगी। अब वो जीएसटी जो है पेन बनाने वाली कंपनी पे सरकार ने लगा दिया था, उससे ले लिया, लेकिन उसने वो बर्डन आप पर ट्रांसफर कर दिया। आपको असली में जीएसटी पे करना पड़ रहा है और कलेक्ट करके पे कर रही है कंपनी, तो लगाया कंपनी पे आप कर रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स जो है या वेल्थ टैक्स या जो संपत्ति कर होता है, वो आपका पर्सनल एकदम टैक्स होता है और वो टैक्स जिस पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को पे करना पड़ता है। तो प्रत्यक्ष कर उसमें कहते हैं जिसमें कर देता और कर भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात कर का भुगतान करने वाला तथा कर का भार उठाने वाला व्यक्ति एक ही होता है। जिस व्यक्ति से इस कर को वसूल करना होता है उस व्यक्ति से इसकी मांग की जाती है
और ऐसा व्यक्ति कर के भार या बर्डन को दूसरों पर नहीं डाल सकता। इसके अंग्रेजी के डेफिनेशन में भी बताया जाता है, द काइंड ऑफ टैक्सेशन इन विच द बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड या द लायबिलिटी ऑफ टैक्सेस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण क्या है? तो एक तो आयकर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, दूसरा है निगम कर, जिसको कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, फिर होता है मालगुजारी या भू राजस्व, उसको लैंड टैक्स कहते हैं। मालगुजारी ये पुराना शब्द है जिसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी जमींदारियों में जो जमीनें होती हैं उनसे कुछ पैसा वसूला जाता है। संपत्ति कर या वेल्थ टैक्स। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये ऐसे टैक्सेस हैं जो कभी किसी को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। कॉर्पोरेशन या निगम कर क्या है, जिस कंपनी के नाम से एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है उसका अगर टैक्स लगाया गया तो फिर वो कॉर्पोरेशन टैक्स वो जो है वो कंपनी कुछ भी बनाती है उस अपने प्रोडक्ट में जोड़ नहीं सकती है, जीएसटी भले जोड़ लेगी, वो उसको पे करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में से। तो कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, लैंड टैक्स, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष या डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सवाल इससे पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये सरकार के क्या है, राजस्व प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट है। आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। अब अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष कर को परोक्ष कर भी कहते हैं। यह वह कर है जिसकी कर देयता किसी एक व्यक्ति पर होती है तो कर बाध्यता किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ती है। अर्थात परोक्ष कर का भुगतान कोई एक व्यक्ति करता है और यह राशि किसी दूसरे व्यक्ति से वसूल कर उस व्यक्ति पर कर का भार डाल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था और सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल इसका जीएसटी है। जीएसटी आप ले लीजिए, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वैट ले लीजिए जो अभी भी शराब और पेट्रोलियम पे लगाया जाता है। ठीक, कस्टम ड्यूटी, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये आप इसमें डाल सकते हैं। तो जीएसटी में कई सारे टैक्सेस इंक्लूड हो चुके हैं, जैसे पहले सर्विस टैक्स होता था, सेल्स टैक्स होता था, इंटरटेनमेंट या मनोरंजन कर जिसको बोलते थे, ये सारी चीजें इसमें सब्स्यूम हो गई। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप जो भी वस्तु और सेवा खरीदते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड रहती है। तो वो रेस्टोरेंट से सरकार वसूलती है लेकिन रेस्टोरेंट वाला आपसे वसूल कर उनको भेज देता है, यानी टैक्स का बर्डन ट्रांसफर कर दिया जाता है। आ रही बात समझ में? आप कोई चीज खरीद कर लाते हैं तो उसमें टैक्स का बर्डन आप पर आ जाता है, भरना कंपनी वाले को होता है। आप भी अगर किसी को बेचे तो चाहे तो ये बर्डन उसको ट्रांसफर कर देंगे और वहां से वो ले लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिसमें कोई एक व्यक्ति है जो टैक्स का भुगतान करेगा लेकिन वो वसूल किसी और से कर लेगा, ये सब अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। दूसरे शब्दों में परोक्ष कर वह कर है जिसमें कर देयता और कर बाध्यता भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है। इसके उदाहरण में आपने जीएसटी देखा, यानी माल और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जीएसटी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में अलग से ये मेंशन है थोड़ा सा। तो भारतीय कर व्यवस्था के इतिहास में 1 जुलाई 2017 का दिन एक महत्वपूर्ण तिथि बन चुका है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ, जीएसटी लागू की गई। इस तिथि से देश में माल के उत्पादन, विक्रय, वितरण और सेवाओं की पूर्ति पर लगने वाले 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष और 23 प्रकार के उपकर जो सब टैक्सेस थे, इनको एकीकृत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड, इनको क्या कर दिया गया, एकीकृत करके माल और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया। जीएसटी के अस्तित्व में आने से एक देश एक कर, वन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात ही है, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, ये बहुत नारा लगाया जाता है। तो एक देश एक कर, एक बाजार, और वन मार्केट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, वन टैक्स वन मार्केट। ठीक, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट का स्वप्न पूरा किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट था। ये 2005 से आर्थिक या कर सुधारों की दृष्टि से चल रहा था कार्यक्रम, जिसको 1 जुलाई 2017 को क्या कर दिया गया, देश में लागू कर दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट टैक्स का पूरा प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान में रखना है जीएसटी के बारे में, जिससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रूप से जीएसटी को आप जरूर ध्यान रखेंगे, बार बार सवाल आते हैं इससे। अब कर राजस्व के बाद देखते हैं गैर कर राजस्व की स्थिति क्या है।
तो मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया भी था कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सरकार की राजस्व प्राप्ति होती है, अपनी प्योर इनकम होती है, लेकिन टैक्स के अलावा। जैसे ब्याज, सरकार क्या होता है, कई बार कई जगह अपने तरह से लोन दी रहती है सरकार, गवर्नमेंट लोन की डिस्ट्रीब्यूट की रहती है, देश के अंदर भी देश के बाहर भी। उससे सरकार को जो इंटरेस्ट मिलता है वो उसका राजस्व प्राप्ति है। फीस या शुल्क, यानी कहीं गवर्नमेंट कोई फीस या लगाती है, किसी तरह का शुल्क वसूलती है, ये भी सारी चीजें क्या होती हैं, गैर कर राजस्व है। अर्थदंड या जुर्माना, गवर्नमेंट क्या करती है, फाइन लगाती है, चालान कटता है ट्रैफिक रूल के। इसके अलावा आप लेट पेमेंट कहीं करते हैं तो उसका फाइन लगाया जाता है। लाइसेंस, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्पेक्ट्रम हैं नई बिजनेस शुरू करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, इस तरह के लिए जब गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस के लिए पैसा लेती है, तो वो सारा भी गैर कर राजस्व आता है। संपत्ति पर राज्य अधिकार, कोई गवर्नमेंट कोई संपत्ति है उस पर सरकार ने अपना अधिकार कर लिया, अटैच कर लिया, सीज कर लिया उसको, उससे मिलने वाले पैसे को भी। विशेष निर्धारण, उपहार या अनुदान सरकार को मिल जाए या सार्वजनिक उपक्रमों से आए, गवर्नमेंट की जो अपनी कंपनीज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा BHEL है, PSU है, NTPC है, गवर्नमेंट की अगर कंपनी है, उससे सरकार को अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो ये सब भी गैर कर राजस्व के रूप में आता है। तो ऐसी प्राप्ति तो ये आपका क्या था, टोटल राजस्व आय के राजस्व प्राप्ति के रूप में ये सारी चीजें आप देख रहे थे, जिसमें कर राजस्व भी देखा आपने, गैर कर राजस्व भी देखा। अब आते हैं पूंजीगत प्राप्ति के तौर पर। पूंजीगत प्राप्ति में क्या है, ऐसी प्राप्ति जिनसे या तो संपत्ति में कमी आए या देनदारी बढ़ेगी, यानी आइदर इंक्रीज, बार बार वही चीज आ रही है, आइदर reduces asset or increases liability, तो या तो कोई देनदारी बढ़ाए या कोई संपत्ति या असेट घटाए, उसको हम क्या बोलेंगे, पूंजीगत प्राप्ति बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। तो पूंजीगत प्राप्ति के में क्या है, एक तो ऋण ग्रहण करना यानी लोन लेना, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये लोन कहां से ले सकती है, सामान्य जनता से ले सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, कई सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जहां से वो पैसा उठा सकती है। ऋण की पुनर्वसूली, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर संपत्ति घटती है। सरकार ने अगर कोई लोन मार्केट में दिया हुआ है तो यह सरकार का अपना असेट है, और उसको अगर वो पुनर्वसूली करेगी तो वो ऋण की पुनर्वसूली कही जाती है। तो इससे संपत्ति घटती है, पूंजीगत प्राप्ति होती है। तो ये आपने कैपिटल पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट की बात देख ली। बहुत डिटेल में मैं आपको चीजें बता रहा हूं ताकि आपको फिर कभी रिवाइज इसको न करना पड़े ज्यादा, ठीक है, ताकि आपको चीजें मतलब रिवाइज करें, रटना ना पड़े आपको बार बार। तो ये कंसेप्ट समझ के आपको चलना है, इसका लॉजिक समझ लेना है। ऐसी कोई भी प्राप्ति आपको लगेगी जिससे आपको ये महसूस हो कि सरकार की कोई असेट घट रही है, लोन कर्जा लेना पड़ रहा है, वो तुरंत आप डाल दीजिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अच्छा, मैं रिसिप्ट में मैं बार बार ये डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में बाकायदा इस पर सवाल आता है कि बताइए कि इसमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है, कौन सी राजस्व प्राप्ति है। अन्य प्राप्ति या अदर रिसिप्ट की बात करें तो अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, इससे भी सरकार पैसा उठाती है। प्रोविडेंट फंड और सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकृत कंपनियों के अंशपत्र के विक्रय, यानी कि जहां से प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल लेती है गवर्नमेंट, और अगर अंशपत्र कहीं की शेयर्स हैं उसके पास, उसको भी बेच कर क्या करती है, पैसा गवर्नमेंट निकालती है। तो ये सब के सब अन्य प्राप्तियों के अंदर आ जाते हैं। तो अब तक आपने बजट के प्राप्ति वाले हिस्से को देखा। अब भुगतान या व्यय वालों का देखिए। तो राजकोषीय दृष्टि से एक वर्ष में, अच्छा ये एक वर्ष क्या होता है, इसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष मैंने बजट के परिचय में बताया था आपको, कब से कब तक, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको जाननी है। तो राजकोषीय दृष्टि से एक वर्ष में होने वाले विभिन्न सरकारी व्ययों को बजटीय व्यय कहा जाता है। इन व्यय को दो भागों में बांटा जाता है। वो दो भाग कौन से हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो व्यय भी वही है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय में क्या होगा, इसमें भी आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, जैसे आपने प्राप्ति में ध्यान रखा था, क्या, ना तो संपत्ति बढ़ेगी, फालतू का खर्चा है ये कुल मिला के, ठीक है, ना तो संपत्ति बढ़ेगी, ना देनदारी घटेगी, ना देनदारी यानी कोई लायबिलिटी भी नहीं घटेगी, बस डेली बेस के खर्चे हैं, ठीक। ये मंत्र आपको ध्यान रखने हैं, दो लाइन के सबसे, ठीक। ये कैसा व्यय है, अच्छा इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बताया मैंने, फिर से बता देता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें क्या होगा? साथ साथ बोलिए, या तो संपत्ति बढ़ेगी, या तो संपत्ति बढ़ेगी, या क्या होगा? देनदारी घटेगी। देनदारी घटेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो संपत्ति बढ़ेगी या तो ना तो संपत्ति बढ़ेगी ना देनदारी घटेगी। यहां या तो संपत्ति बढ़ेगी या देनदारी घटेगी। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब आइए इन व्यय के अलग अलग मदों को देखते हैं। इसको डिटेल में तो हम देख ही चुके हैं। राजस्व व्यय देखिए, सरकारी विभाग और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन। ये देखिए, जो भी आप गवर्नमेंट के विभाग चलते हैं, डिपार्टमेंट चलते हैं, उनको डेली वेजेस पर उनको चलाना रहता है, उनके छोटे छोटे खर्चे रहते हैं। सरकारी ऋण पर ब्याज की अदायगी, मान लीजिए सरकार ने कोई ऋण लिया है और उसका लोन चुका रही है, उसका ब्याज चुका रही है। आर्थिक सहायता किसी को दे रही है, मान लीजिए कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, आर्थिक रूप से लोगों को सहायता देती है, कभी कभी सरकारों को सहायता देती है, ग्रांट देती है, तो उससे सरकार को कोई फायदा थोड़ी होता है, देना पड़ता है। जैसे सरकार सब्सिडी देती है, पेंशन देती है, या किसी स्टेट को छोटा मोटा सहायता दे देगी, आपदा आ जाएगा तो, है ना। तो इसमें होने वाले व्यय को राजस्व व्यय कहा जाता है। इससे क्या होता है? ना कोई देनदारी घटती है और ना ही कोई नया संपत्ति बनता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे सरकार क्या देती है? वेतन या सैलरी देती है, पेंशन देती है, ब्याज का भुगतान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट, ये ध्यान रखिए। इंटरेस्ट पेमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूं। ठीक, अक्सर इसको पूछ के कंफ्यूज किया जाता है एग्जामिनेशन में। एग्जाम में कहा जाता है कि सरकार ने क्या किया है, किसी लोन पर अपना इंटरेस्ट पे किया है। तो क्या लोन पर इंटरेस्ट पे किया है तो ये पूंजीगत व्यय है? नहीं, ये बिल्कुल पूंजीगत व्यय नहीं है। देख के लगेगा कि हाँ कोई लायबिलिटी थी, खत्म हो गई। लायबिलिटी तो वही है, लोन वहीं का वहीं पड़ा है। ये लोन का खर्चा है जिसको सरकार उठा रही है। तो पहली बात तो ये राजस्व व्यय है। दूसरी बात, ब्याज का जो भुगतान होता है ना, प्राथमिक घाटा निकालते समय इस्तेमाल होता है। बजट के 3 घाटा होती हैं, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा। आगे के सेशन में उसको देखेंगे, उसको आप जरूर देख लेंगे। लेकिन ये उसमें राजकोषीय घाटे में से ब्याज वाला भुगतान माइनस किया जाता है तो आप प्राथमिक घाटे पहुंचते हैं। तो इसलिए ब्याज का भुगतान जरूरी है। ध्यान से समझ लीजिए, वो राजस्व व्यय का हिस्सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता है। ठीक है, और क्या है? सरकारी सहायता देना। मान लीजिए सरकार क्या कर रही है, या तो लोगों को सहायता दे रही है या किसी सरकार को कोई सहायता दे रही है, वो सब उसी में इंक्लूड होता है। रक्षा पर व्यय, डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो रक्षा पर आप देखिए कि डिफेंस पर कितना ज़्यादा खर्चा, सीमा को सुरक्षित करने के लिए, सीमा को उसकी बाउंड्री बनाना, इसके अलावा उसमें सभी हमारे जो आर्मी के या नौसेना के या वायु सेना के जो जाबाज हैं उनको तनख्वाह देना, उनके लिए जो खर्च है वो करना, ये सभी राजस्व व्यय में आता है। छात्रवृत्ति और प्रशासकीय व्यय, गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार स्कॉलरशिप देती है। इसके अलावा एक और इसमें इंपॉर्टेंट रूप आता है सब्सिडी, आर्थिक सहायता, ये भी आ जाता है। सब्सिडी आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है सब्सिडी में, अच्छा ये जो पेंशन आपने पीछे देखा है, इस पेंशन में कई तरह के पेंशन आते हैं। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, है ना, ये सारी चीजें पेंशन आती हैं, विधवा पेंशन। और इसी तरह से ये जो सब्सिडी होती है, इसमें क्या होता है, जैसे सरकार खाद पर, बीज पे, खाने वाली आइटम्स पे, पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी देकर, बिजली पर सब्सिडी देकर चीजें सस्ती प्रोवाइड कराती है। तो इसके अलावा प्रशासकीय व्यय, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मतलब अपने डिपार्टमेंट को, कार्यालय को चलाने के लिए जो पैसा खर्चा करना पड़ता है, ये सब का सब व्यय कहाँ आता है? राजस्व व्यय में आता है। पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय की मदों में सामान्यतः निम्नलिखित भुगतान शामिल माने जाते हैं। क्या? भूमि मान लीजिए खरीदा जा रहा है, भवन है, यंत्र है, उपकरण है, यानी किसी न किसी संपत्ति को क्रय करने या अधिग्रहित करने के लिए पैसा खर्चा किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई हाईवे बनाना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जमीन खरीद ली, तो जमीन गवर्नमेंट की हो गई ना, एक संपत्ति बन गई। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? पूंजीगत व्यय है। यानी ऐसा व्यय जिनसे या तो संपत्ति बढ़ती है या देनदारी कोई कम होती है। मान लीजिए सरकार ने क्या कर दिया, कोई ऋण चुका दिया, सरकार के ऊपर कोई लोन था, उसको वापस कर दिया, वो भी जो पैसा होगा वो पूंजीगत व्यय के अंदर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। अब इस सरकारी व्यय, अच्छा ये जो व्यय है उसको भी कुछ भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो योजना व्यय और गैर योजना व्यय के तौर पर इसको डिवाइड किया जा सकता है। योजना व्यय और गैर योजना व्यय की मदों को भी राजस्व और पूंजी खाते के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो ये जो राजस्व व्यय है और जो पूंजीगत व्यय है, उन दोनों में से कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो प्लान्ड होते हैं, जो सरकार अपने नीतियों में, जो सरकार अपने पॉलिसीज के अंदर बाकायदा लेकर आई रहती है और तब खर्च करती है। तो योजना व्यय की मद में केंद्रीय योजना तथा राज्य और संघ क्षेत्रों की योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र की सहायता से राशि को शामिल किया जाता है। और गैर योजना की मदों में ऐसी मदें होती हैं जो बिल्कुल नॉन प्लान्ड होती हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के कुछ उदाहरण देख लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक, ब्याज का भुगतान, रक्षा के लिए राजस्व व्यय, अर्थ सहायता यानी कि सब्सिडी देना, पेंशन, पुलिस का खर्चा, प्रशासन का खर्चा, ये वो बहुत महत्वपूर्ण राजस्व व्यय माने जाते हैं। पूंजीगत व्यय में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए रक्षा के लिए पूंजी आपने बना ली, कोई बड़े बड़े ड्रोन, हथियार, इस तरह के उपकरण खरीद लिए। अन्य गैर योजना पूंजी परिव्यय, सार्वजनिक उद्यमों के ऋण, मान लीजिए कि सार्वजनिक कोई उद्यम थे, कोई कंपनी थी, उसके ऋण था, उसको चुका दिया। राज्य और संघ क्षेत्रों की सरकारों को ऋण देना, इससे एक नई संपत्ति बनेगी। अगर मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट ऋण देती है तो इससे भी तो संपत्ति बनती है, क्योंकि इस ऋण से वो कमाएगी आगे चल के। विदेशी सरकारों का ऋण, तो अगर मान लीजिए विदेशी सरकार जो है उसको कोई ऋण, मतलब विदेशी सरकारों को भारत ऋण देता है, तो वो जो खर्चा आएगा उससे भी एक एसेट क्रिएट हो रहा है, तो वो पूंजीगत व्यय के रूप में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको जो एग्जांपल्स हैं समझ में आ रहे होंगे। ये एग्जांपल आपको देखने के लिए एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं, तो वहां पर आपको ये चीजें समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल का टेबल आपको समझा दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो बजट का तत्व है, अवयव है, उसका जो वर्गीकरण है, ये हमने चर्चा किया कि बजट के कितने पार्ट हैं, उसको कैसे क्लासिफाई किया जाए, प्राप्ति और व्ययों का अंतर क्या है। जो मिस्टर ए का उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया, उसको बार बार सुन के समझने का प्रयास करिएगा और क्लियरली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आके आप सीबीएसई हिंदी क्लास 12 सेलेक्ट करिए और मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विषय आप पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको पूरे सिलेबस का ओवरव्यू मिलेगा, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, हर चैप्टर के छोटे छोटे टुकड़े में टॉपिक वीडियोस, इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एमसीक्यूज मिल जाएंगे और सब वेबसाइट पे क्रमवार तरीके से एक साथ दिए हुए हैं, जिससे आप इजीली उसकी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, और सबसे खास बात, ये सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से। बस छोटा सा काम करिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।